चलिए, जय हिंद दोस्तों। कल हमने मौलिक अधिकार के 3 पार्ट हम कर चुके थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज मौलिक अधिकार के पार्ट 4 है, ठीक है, जो 87 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। कह निम्नलिखित में से किस याचिका अधीन कर्मचारी को करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर से वह हकदार नहीं है। तो क्या हो सकता है? पहले नंबर जो रीट जारी करने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 32 और 226 का था, ये सुप्रीम कोर्ट करते हैं और ये हाई कोर्ट, ये 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। उसी में से ये कई 4 तो अधिकार परीक्षा लेख जो रीट जारी होता है, ये फर्जी तरीके से जो काम कर रहे हैं कर्मचारी के ऊपर, या जो कर्मचारी उसके अधिकार का काम नहीं है, वो अधिकार से ऊपर का काम करता है। अधिकार परीक्षा लेख जो होता है फर्जी तरीके से वो मतलब नौकरी लिया हो या अपने अधिकार के ऊपर के काम कर रहा है। अधिकार से ऊपर वाला मतलब उसके अधिकार में वो काम नहीं है, जैसे कर्मचारी है लेकिन बहुत बड़ा फैसला ले रहा है, तो ये उसके अधिकार को सीमित करता है। तो इसके लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 में, न्यायालय द्वारा किसी जारी किया गया परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थिति। देखिए पहले नंबर परमादेश होता है क्या? परमादेश मतलब होता है परमादेश के मतलब परमादेश के कहने का मतलब हुआ कि जब कोई सरकारी कर्मचारी या न्यायालय के कर्मचारी अपना कर्तव्य को बढ़िया से पूरा नहीं कर रहा, तो उसके कर्तव्य को पूरा कराने के लिए ये रीट जारी किया जाता है, परमादेश। तो बताइए इसमें आंसर हमारा क्या हुआ? किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, ये बंदी को उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आगे देखिएगा, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, ये तो कुछ बात ही नहीं है। आगे देखिए, अपनी अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है। निचली अदालत से केस ऊपरी अदालत जो मंगाता है, ये अधिकार परीक्षा मतलब उत्प्रेषण में कहा गया, उत्प्रेषण में होता है, उत्प्रेषण में। आगे देखिएगा, किसी व्यक्ति या संस्था उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों, ठीक है, उसके कर्तव्यों को पालन कराने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताइए कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं आता। कहा गया संपत्ति के अधिकार को पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जो मूल अधिकार में था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत ये जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति का अधिकार को हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा करके, संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था, उस मूल अधिकार को हटा करके कैसा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस कानूनी अधिकार बना करके इसको अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया। कब हटाया था? 44वां संविधान संशोधन के तहत। किसने हटाए थे? मोरारजी देसाई ने हटाए थे। कब हटा था? तो 1978 में। अब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, कैसा अधिकार हो गया? तो कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। और वो सारे कानूनी अधिकार जो देखिए, मूल अधिकार होता, इसके ऊपर होता कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार के ऊपर होता संवैधानिक अधिकार। असंवैधानिक अधिकार के भी सबसे बड़ा अधिकार जो होता है मानवाधिकार। तो हमारा मूल अधिकार से निकाल के किसमें डाल दिया गया? कानूनी अधिकार। इसलिए कानूनी अधिकार, मूल अधिकार, ये कौन सा अधिकार हो सकता है? संवैधानिक अधिकार होता है। कई बार में संवैधानिक अधिकार भी पूछ लिया जाता है। तो बताइएगा हमारा आंसर इसमें क्या होगा? कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति के अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन, तो बताइएगा 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया?
बताइए, अभी बताए थे मौलिक अधिकार, बताइए मौलिक संपत्ति का जो अधिकार था वो कैसा अधिकार था? पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई ने इसको कौन सा अधिकार करार दे दिया कि यह कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार क्या है? 44वें संविधान विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया था? तो संपत्ति के अधिकार को। अगला देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें कहा गया, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को, ये पहले क्या था? मूल अधिकार, मूल अधिकार से हटा करके क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार का मतलब हुआ जो संसद के द्वारा कानून बना करके उस मूल अधिकार को हटा दिया जाए या कुछ जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार। आगे चलिए, तो संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन? 42वां। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया? कानूनी। यह मूल अधिकार अब नहीं रहा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे क्वेश्चन 96 में, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है कैसा अधिकार? भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है कैसा अधिकार? बताइए। भारत में संपत्ति के अधिकार को 1978 44वें संविधान संशोधन के तहत उसका कैसा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या होता है? राजनीतिक अधिकार होता है वोट देना, ठीक है, वोट देना, वोट में पंजीकरण कराना, वोट देने के लिए पंजीकरण कराना, यह एक राजनीतिक अधिकार है। लेकिन कानूनी अधिकार क्या होता है? वोट देना, वोट देना कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। उसके बाद आइए, नैसर्गिक अधिकार किसको कहते हैं? जो एकदम जरूरी है, इसको मूल अधिकार बोलते हैं। नैसर्गिक अधिकार को मूल अधिकार, और मूल अधिकार तो है ये 12 से 35 में। तो हमारा आंसर क्या कह रहा है? भारत में संपत्ति का अधिकार को अब माना जाता है कैसा अधिकार? तो कानूनी अधिकार। आगे चलिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में डाल दिए? अभी बताए थे किस अनुच्छेद में? तो 300 के क में, 300 के क में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 300 के क। आगे देखिए 98 में, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन इस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके कैसा कानून बना दिया गया? कानूनी अधिकार। आज जो देखिए, ये कानून, ये होता मूल अधिकार, मूल अधिकार के बाद होता कानूनी अधिकार, उसके बाद सबसे बड़ा जो अधिकार होता है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार उसको कहते हैं जो संविधान में लिखा गया है वो संवैधानिक अधिकार। कानूनी अधिकार उसको बोलते हैं जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून के द्वारा जो अधिकार दिया गया उसको कानूनी अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार उसको कहते हैं जो भाग 3 में दिया गया अधिकार को, उसको क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल अधिकार, तो इसमें क्या क्या है? भारत के अनुसार संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। मूलभूत मतलब मूल अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार है। तो कौन हो जाएगा आंसर हमारा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति के अधिकार। आगे देखिए, आगे देखिएगा, मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। अभी बताए थे मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि मत देने का अधिकार, मत देने के लिए रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराने का अधिकार, पंजीकरण, मत देने के लिए, मत देने के लिए पंजीकरण कराना, पंजीकरण कराना, ये आपका अधिकार को कैसा है? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। क्योंकि जब 18 साल के आप होंगे तो आपका अधिकार है कि हम पंजीकरण कराएं, लेकिन पंजीकरण कराने से आपका ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप वोट दीजिए। इसलिए वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार है कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो यहाँ क्या कहा? मत देने का अधिकार कैसा कैसा अधिकार होता है? कैसा अधिकार? तो ये क्या है? कानूनी अधिकार। नागरिक अधिकार क्या होता है? तो मूल अधिकार, वोट देना, ये सारा चीज जो नागरिकों को अधिकार दिया गया वो नागरिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या होता है? मत देने का अधिकार, या संविधान में जो दिया गया है, पहले से ही संविधान में जो अधिकार दिया उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक अधिकार। आर्थिक अधिकार किसको बोलते हैं? आर्थिक अधिकार, जैसे आपको अनुच्छेद 16 में कहा गया, अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन की मतलब आप सरकार में नौकरी कर सकते हैं, इसलिए वो अधिकार है जो आपका आर्थिक अधिकार के रूप में आता है। आगे देखिएगा आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। अगर देखिएगा 100 नंबर में,
सूची 1 को 2 से सूची का मिलाइए, बताइएगा समता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? 14 से 18, ये सही मिला हुआ। बोलने की आजादी अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 19 में। आगे देखिए धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। आगे देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभी बताए थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। अब इसका आंसर मिलाइए, आंसर इसका क्या होगा? तो इसका आंसर मिलेगा तो आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि एक का एक है, एक का एक इधर, एक का एक, ये 2 नहीं हो गया, ये 2 नहीं होगा। आगे मिलाइए 2 का किस में मिला? बी का किस में मिला? 4, तो बी का 4 मिल गया। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर सी। चलिए आगे देखिए मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? बताइएगा। हड़ताल करने की आज़ादी आपको नहीं है, आपको बोलने की आज़ादी है, विरोध करने की आज़ादी, काला झंडा दिखाने की आज़ादी है, लेकिन आप किसी को पब्लिक को डिस्टर्ब करने के अधिकार नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हड़ताल करने की आज़ादी आपको नहीं है। बाकी विचार बोलने की आज़ादी है, आपको धरना देने की आज़ादी है, लेकिन धरना देने की आज़ादी है मतलब साइड जगह जिससे पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, तो वो आपका धरना देने की आज़ादी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी है, ठीक है, लेकिन आपको हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। हड़ताल करने से क्या होता है? कई लोगों का रोजगार छूट जाता है, इसलिए हड़ताल करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसद का अधिकार दे दिया? बताइए, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दे दिया? देखिए वो ये समय है, लगता है 71 या 72 के समय होगा। उस समय संसद और सुप्रीम कोर्ट में मतलब ये कुश्ती चल रहा था कि संसद बड़ा या सुप्रीम कोर्ट। इसमें 2 अनुच्छेद के लिए चल रहा था कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 68। इसमें कहा रहा था कि अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी सरकार या कोई भी राज्य मूल अधिकार के खिलाफ कानून नहीं बना सकता, कोई भी कानून नहीं बना सकता। वही 368 कर रहा था, 368 कर रहा है कि संविधान के किसी भी भाग में हम संशोधन कर सकते हैं। ये कह रहा कि मूल अधिकार के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। ये कह रहा था 368 के खिलाफ कोई कानून हम संविधान के किसी भी संशोधन कर सकते। इसी मतलब चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा कि संसद बड़ा। इसी में आकर के आया एक कौन सा आंसर? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में आकर के फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए पूरी अधिकार है, लेकिन याद रहे मूल ढांचा इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो संसद वाला पूछा कि मूल अधिकार क्या मूल ढांचा क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट बताया कि ये मूल ढांचा समय आने पर हम आपको क्या करते चलेंगे? बताते चलेंगे। आज तक पता नहीं चला कि मूल ढांचा है क्या, ठीक है। तो आंसर में हमारा क्या होगा? किस बात ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? देखिए गोलकनाथ में संसद को नहीं दिया था अधिकार कि आप मतलब मूल अधिकार को संशोधन कर सकते हैं। सज्जन सिंह में इसमें भी नहीं दिया गया, लेकिन एकाएक आकर के केशवानंद भारती केस में आकर के 1973 में आके कहता है कि संसद कोई भी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। लेकिन मूल ढांचा कहा जाता कि मूल ढांचा किस में आया था? मूल ढांचा की संकल्पना किस केस में आया था? तो किस केस में आया था? तो यही आया था केशवानंद भारती केस में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है? बताइए कैसा अधिकार? वैधानिक अधिकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? विधिक अधिकार। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, लेकिन देशी नागरिक जो भारत के नागरिक को भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार कौन कौन सा है? आपका है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद है वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का, ये सब अधिकार। लेकिन ये सब अधिकार है जो मूल अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार। लेकिन मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें क्या? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो बताइए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में क्या है? ये क्या उसको प्राप्त है? विदेशियों को।
तो ये प्राप्त है, क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 में नहीं आ रहा। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी, ये अनुच्छेद 19 में कहा गया, तो ये अनुच्छेद 19 किसको प्राप्त है? सिर्फ ये सिर्फ किसको प्राप्त है? नागरिकों को। बाकी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में कहा, ये भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में कहा गया, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की आज़ादी। आगे देखिएगा 105 में 1 नंबर में, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को, शिशु को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में सम्मिलित है, या मूल अधिकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मूल अधिकार है, इसको मूल अधिकार बना दिया गया था। इसको 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या बना दिया गया था? मूल अधिकार के रूप में। लेकिन ये शिक्षा का अधिकार था, जो शिक्षा का अधिकार है ये था नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में कहा गया था। लेकिन ये वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा मूल अधिकार। ये मूल अधिकार कब बना दिया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार है। आगे देखिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया? तो बताइएगा, समानता का अधिकार कितना? अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13 होगा? नहीं, तो अनुच्छेद 13 नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4।